उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा हुआ है। पंजाब से पैदल ही बिहार जा रहे मजदूरों को रोडवेज की बस ने कुचल दिया। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर पंजाब में मजदूरी करते थे और पैदल ही बिहार अपने घरों के लिए जा रहे थे, लेकिन मुजफ्फरनगर में रोडवेज की बस ने इन्हें कुचल दिया और हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। तो ये दर्दनाक खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आई है। ये मजदूर पंजाब से बिहार अपने घर के लिए पैदल ही निकले थे और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कल देर रात एक रोडवेज की बस ने इन मजदूरों को कुचल दिया। 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्रवासी मजदूरों के ट्रक के सहारे या फिर पैदल चलने पर पूरी तरह से रोक है और प्रशासन ने ये कहा है कि जहां भी इस तरह के मजदूर दिखें उनको बसों में बिठाकर उनके डेस्टिनेशन, उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, फिर आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों? आप सोचिए, पंजाब से ये मजदूर बिहार जा रहे थे। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता अजीत जुड़ गए हैं। अजीत, अब 8 बज गए हैं, सुबह 6 बजे से ये खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। ये बताइए कि अभी इस वक्त की ताजा जानकारी क्या है? देखिए, बिल्कुल नेहा, जो यूपी सरकार के अधिकारी हैं, बिहार सरकार के अधिकारियों से संपर्क करना है और जहाँ के गोपालगंज के रहने वाले हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बात किया और अभी सूचना दी जा रही। शिनाख्त तो हो गई है कई मजदूरों की, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड थे और कई सारे जो कागजात थे उस आधार पर। दूसरी बात यह है कि जो यूपीएसआरटीसी है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, और कैंपटी राजशेखर की तरफ से भी जांच की बात कही गई और उनकी तरफ से कहा गया है कि इस बात की हम जांच करा रहे हैं कि आखिर जो रोडवेज ड्राइवर था किस वजह से ये दुर्घटना हुई, क्या वो नींद में था या फिर उसकी गति तेज थी। इन सब 20 विषयों पर जांच हो रही। वहीं जो घायल है उनके इलाज के लिए सरकार ने तुरंत जो वहाँ के सीएमओ हैं, जो कलेक्टर हैं, उनको भेजा और कहा कि कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जो लोग घायल हैं उन्हें उपचार के बाद सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने का निर्देश भी यूपी के सीएम ने दिया है। जी अजीत, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए। हमारे दर्शकों को याद होगा कि कुछ ऐसा ही हादसा 7 मई को हुआ था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल की पटरी पर 16 मजदूरों को मालगाड़ी ने कुचल दिया था। 16 मजदूरों की इसमें मौत हो गई थी। ये मजदूर ट्रक के सहारे मध्य प्रदेश जा रहे थे अपने घर। और इसके अलावा एक और दुखद खबर आई है मध्य प्रदेश के गुना से। 14 मई की ये घटना है, यानी कल देर रात की। आप इसको आज ही मान के चलिए। 7 मजदूरों की मौत हालांकि हम दिखा रहे हैं, लेकिन अभी एक खबर और आई है कि एक और मजदूर की मौत के बाद यह आंकड़ा 8 पहुंच गया है। और यहाँ पर दरअसल एक ट्रक में ये मजदूर जा रहे थे। 50 से 52 मजदूर बताए जा रहे हैं जो कि ट्रक में जा रहे थे और इस दौरान एक खाली बस से इनकी टक्कर हो गई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करने के लिए बुद्ध की मूर्तियों को भी मास्क पहनाए गए। वहां कोरोना वायरस के अब तक 3000 से ज्यादा मरीजों का पता चल चुका है और 50 से ज्यादा लोगों की इस बीमारी से मौत भी हो चुकी। और यही वजह रही कि लोगों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए मास्क पहनने पर जोर दिया गया। लोगों को जागरूक करने के लिए बुद्ध की मूर्तियों को भी मास्क पहनाए गए, क्योंकि वहां ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और बुद्ध के प्रति उनकी गहरी आस्था भी है। बड़ी मूर्तियों के साथ ही छोटी मूर्तियों के भी चेहरों पर मास्क दिखाई दिए। खबर है कि वहां की सरकार लोगों को राहत देने के लिए जल्द ही लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी छूट देने की तैयारी कर रही है। मिशन वंदे भारत के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाना जारी है। मिशन के तहत अहमदाबाद में स्पेशल फ्लाइट से 177 भारतीयों को कुवैत से वापस लाया गया। यही नहीं, अमृतसर में भी दुबई से एयर इंडिया का एक विमान 178 भारतीयों को लेकर वापस लौटा। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुवैत से स्पेशल विमान के जरिए 234 भारतीय वापस लौटे हैं। इस तरह एक दिन में कुल 589 भारतीयों को वापस लाया गया है। देश भर में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने भी कोशिश तेज कर दी। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की मदद के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए अलग अलग राज्यों में फंसे लोग घर लौटने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बताया गया कि इस पोर्टल के लॉन्च होने के 2 घंटे के अंदर ही अपने गाँव को लौटने के लिए 2000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें करीब 50% लोगों को जम्मू कश्मीर सरकार ने घर लौटने की मंजूरी भी दी थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार ने लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नियम का पालन नहीं करने पर एक एसडीएम का चालान कट गया। गाड़ियों की जांच करने के दौरान बालाघाट के किरणापुर में तैनात एसडीएम ने यह कार्रवाई की, क्योंकि एसडीएम ने नियम का पालन नहीं करते हुए अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा था। जिस पर एसडीएम पर यह कार्रवाई हुई वो लांची में तैनात हैं।
सड़क पर गाड़ियों की जांच कर रही किरनापुर की एसडीएम ने जब उन्हें बिना मास्क के देखा तो उनकी गाड़ी रुकवाई और उनका 50 रुपए का चालान काट दिया। सरकार का जो फैसला है, जो ऊपर से आदेश आए हैं कि मास्क नहीं लगाने पे 50 रुपए का जुर्माना है, तो वही आज वसूल कर रहे हैं और इसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में लाजपत नगर के अमर कॉलोनी थाने में कोरोना से जंग जीतकर लौटे 5 पुलिस वालों का सम्मान किया गया। ये पुलिस वाले ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आ गए थे, जो इलाज के बाद ठीक हो गए। और जब वो ड्यूटी पर लौटे तो उस थाने में तैनात सभी पुलिसकर्मियों ने उनका ढोल बजाकर जोरदार स्वागत किया। कोरोना से ठीक होकर लौटे पुलिस वालों ने जब थाने में एंट्री की तो वहां पहले से मौजूद पुलिस वालों ने एक एक कर उन्हें फूलों की माला पहनाई और उन पर फूल भी बरसाए गए। इतना ही नहीं, एक पुलिसकर्मी ने तो इन लोगों की आरती भी उतारी। साथ ही ड्यूटी पर लौटे इन पुलिस वालों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें गिफ्ट भी दिए गए। मुझे 3-4 दिन में ही काफी फायदा मिला। मेरे सीनियर ऑफिसर का बहुत अहम रोल रहा, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर और कॉल करके मुझे बार बार मोटिवेट किया। ड्यूटी पर लौटे इन पुलिस वालों ने भी हाथ जोड़कर इस स्वागत के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। बिहार के बक्सर में एक गाड़ी से अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस का दावा है कि गाड़ी कांग्रेस के सदर विधायक संजय तिवारी की है। पुलिस ने दावा किया कि कांग्रेस विधायक संजय तिवारी की गाड़ी से मिली शराब के मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। सूचना के आधार पे एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया जिसमें शराब की बरामदगी हुई है और वहाँ उसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और बाद में गाड़ी के बारे में जब छानबीन किया गया तो पता चला कि वो टाउन विधायक की गाड़ी है, तो एफआईआर दर्ज के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में केमिकल फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने मुआवजे के लिए जमकर हंगामा किया। जिस फैक्ट्री में ये मजदूर काम करता था उसके बाहर ये लोग जुट गए और मजदूर के शव को सड़क पर रखकर लोगों ने खूब हंगामा किया। कुछ महिलाएं तो ईंटों और डंडों से फैक्ट्री के मेन गेट को तोड़ती नजर आईं। यहां तक कि वहां खड़े एक ट्रक के शीशे भी तोड़ दिए गए। हंगामे के दौरान इस मजदूर की मां का अपने बेटे को खोने के दुख में रो रो कर बुरा हाल हो गया। मुआवजे के लिए कई लोग तेजी से फैक्ट्री की तरफ बढ़ते दिखाई दिए, जिन्हें वहां मौजूद पुलिस वालों ने रोक लिया और समझाने की कोशिश की, लेकिन मजदूर के परिवार वाले उन्हें मुआवजा देने की मांग करते रहे। हमारी 4 बहनें हैं, उनकी शादी के लिए और हमारी मम्मी के लिए कुछ कर दिया जाए। हंगामा बढ़ने की जानकारी मिलने पर फैक्ट्री का मालिक जैसे ही वहां पहुंचा तभी इन लोगों ने उसे पकड़ लिया। एक आदमी उसे मारने के लिए दौड़ा भी, लेकिन जैसे तैसे वो इन लोगों से बचकर वहां मौजूद पुलिस वालों तक पहुंच गया। इस बीच एसडीएम भी वहां पहुंचे, जिन्होंने काफी देर तक फैक्ट्री मालिक से बातचीत की। 2 लाख रुपए और 10,000 रुपए कमीशन के फैक्ट्री ने अपने सेल्फ जो है उसको मानते हुए कि ये हमारी जिम्मेदारी है उसको दिया है। साथ ही प्रशासन ने इन लोगों को सरकारी मदद का भी भरोसा दिया, जिसके बाद ये सभी शांत हुए और वहां से चले गए। महाराष्ट्र से मजदूरों को वापस ला रहे एक ट्रक को पुलिस ने वाराणसी में जांच के दौरान रोक लिया। इस ट्रक में कई मजदूर परिवार बैठे थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। ट्रक में सफर कर रहे सभी मजदूर परिवार नियमों की अनदेखी करते हुए एक साथ बैठे दिखे। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग जगहों के रहने वाले ये लोग पिछले 4 दिन से सफर कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि ट्रक में बैठे करीब 55 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। बताए हम लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं और हमारे द्वारा ये वाहन किराए पर लिया गया है, जिसमें हमारे द्वारा पैसे का भुगतान भी किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे पुलिस वाले भी लगातार इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई के शिवडी पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई मुरलीधर वाघमारे की भी कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से मरने वाले पुलिस वालों की संख्या 8 हो गई, जिनमें अकेले मुंबई में 5, जबकि सोलापुर, पुणे और नासिक में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है। जबकि पूरे राज्य में कोरोना की चपेट में आने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 1000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में 1000 से ज्यादा पुलिस वालों के कोरोना की चपेट में आने के बाद राज्य सरकार ने केंद्र से सुरक्षा बल भेजने की मांग की, जिसे मोदी सरकार ने हरी झंडी भी दे दी। पुलिस को थोड़ा आराम मिलना चाहिए, यानी 2000 केंद्रीय पुलिस, इसकी मांग राज्य शासन ने केंद्र शासन को की है।
मध्य प्रदेश के मंडला में एक चेकपोस्ट पर तैनात नर्स अपने परिवार से 40 दिनों से दूर रहकर लोगों की स्क्रीनिंग में जुटी हुई है। दूसरे राज्यों से लौटने वाले मजदूरों की मेडिकल जांच में जुटी इस नर्स ने काम की वजह से अपनी 2 साल की बेटी से भी दूरी बना ली है। अपनी सारी परेशानियों की परवाह किए बिना ये नर्स लगातार अपने काम में जुटी हुई है। कई बार तो इसके पड़ोसी इसकी बच्ची की देखभाल करते हैं और घर लौटने पर भी ये दूर से ही अपनी बच्ची को देख पाती है। मेरी तो बहुत इच्छा होती है उसको खिलाने की, लेकिन वहाँ से आती हूँ तो थोड़ा मेरे को डर लगता है उसको खिलाने में। पास आने के लिए होती है, लेकिन दूर से ही उसको लार दो लार करके अभी अपना काम मैं पहले उसको महत्व दे रही हूँ। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक इमारत में आग लग जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा एक रिहायशी इलाके में हुआ जहां कई इमारतें एक दूसरे के नजदीक बनी हुई। तभी एक इमारत की तीसरी मंजिल से आग की लपटें उठती नजर आईं। आग के साथ काफी धुआं उठता भी दिखाई दिया। तुरंत ही पूरे इलाके की बिजली काट दी गई और दमकल के कर्मचारी आग बुझाने के लिए पहुंच गए, लेकिन आग की तेज लपटों की वजह से हादसे वाली जगह तक पहुंचना मुश्किल हो गया, जिसके बाद वहां तक पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की मदद ली गई। दमकल के कर्मचारियों ने इमारत में फंसे लोगों को तुरंत बाहर निकाला। इसके अलावा हर कोने में लोगों की तलाश की गई ताकि कोई छूट न जाए। जल्द ही आग को बुझा लिया गया। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर बनने की अपील पर सेना प्रमुख MM नरवणे ने कहा कि सेना इस पर पूरी तरह से काम कर रही है। जो सेल्फ रिलायंस के लिए है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, इस पर हम हमेशा साथ देते आए हैं। और जहाँ तक इंडियन आर्मी का सवाल है, जो हमारे नए एक्विजिशन है, ऑर्डर्स है, वो 70 से 75% टोटल नंबर्स में और 70 से भी ज़्यादा % कॉस्ट में वो इंडियन कंपनीज़ को ही गए हैं। तो इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम आत्मनिर्भरता के ऊपर पूरा जोर दे रहे हैं और भी हम इसके ऊपर जोर देते रहेंगे ताकि हमें कोई भी चीज़ इंपोर्ट ना करनी पड़े। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या देश भर में सबसे ज्यादा है। राज्य में कोरोना के करीब 25,000 मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी नागपुर की एक सब्जी मंडी में खरीदारी करने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की। और ये हालात तब हैं जब सरकार बोल बोल कर थक चुकी है कि कोरोना वायरस को सोशल डिस्टेंसिंग से ही हराया जा सकता है, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। यही वजह रही कि नागपुर की एक सब्जी मंडी में लॉकडाउन के दौरान खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। मंडी में सब्जी खरीदने आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, एक दूसरे के पास खड़े होकर चाय पीते और बात करते दिखे। हालांकि ज्यादातर लोग मुंह को मास्क और कपड़े की मदद से ढके नजर आए। मंडी में कुछ पुलिस वाले भी दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने भी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की कोशिश नहीं की। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी के हालात भी कुछ अलग नहीं दिखे। यहाँ भी सब्जी खरीदने आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी करते नजर आए। मंडी में पुलिस के जवान मुंह पर मास्क लगाए तैनात तो दिखे, लेकिन उन्होंने भी लोगों को एक दूसरे से दूर रखने की कोई कोशिश नहीं की। राजस्थान के पाली में एक फैक्ट्री में मजदूरी के मुद्दे पर मजदूरों ने बवाल कर दिया। बवाल की सूचना मिलते ही वहां फौरन पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद हंगामा कर रहे मजदूरों ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। वहां अफरा तफरी मच गई। मजदूरों की तरफ से फेंके जा रहे पत्थरों से बचने के लिए पुलिस के लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, सिर पर पत्थर लगने से पुलिस का एक जवान बुरी तरह घायल हो गया, जिसे फौरन इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने मजदूरों पर लाठीचार्ज किया। बाद में पुलिस ने हंगामा करने और पत्थरबाजी के आरोप में 25 से ज्यादा मजदूरों को हिरासत में लिया। बिहार के भागलपुर में जनधन योजना के तहत खाता खुलवाने पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी कर दी। डाकघर खुलने से पहले ही लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए और समय बीतने के साथ ही लोगों की भीड़ बढ़ती गई। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां लोगों के खड़े होने के लिए जगह कम पड़ गई। लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की पर उतर आए। भीषण गर्मी में एक दूसरे से चिपककर खड़े लोग कोरोना के खतरे से एकदम अनजान दिखे। गर्मी बढ़ी तो लोग हाथ से हवा करते हुए भी नजर आए। खाता खुलवाने के लिए पहुंची कुछ महिलाएं तो बिना मास्क लगाए भीड़ के बीच खड़ी दिखाई दी। भागलपुर प्रधान डाकघर का यह इलाका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जनधन योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए किस तरह लोगों का भारी हुजूम उमड़ा हुआ है। कुछ महिलाओं ने डाकघर के कर्मचारियों पर भी देरी से पहुंचने का आरोप लगाया। 8 बजे सुबह से आए हुए, बहुत देर से खड़े हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई आया नहीं। सरकार ने बोला कि हर किसी के अकाउंट में 2000 रुपए आएगा, इसीलिए सब मिलकर खाता खुलवा रही है। बिहार के आरा में 2 पक्षों के बीच हुई गोलीबारी का एक वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों के लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए
और सामने आए वीडियो में कुछ लोग फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। एक आदमी बंदूक जबकि 2 लोग पिस्तौल हाथ में लेकर पहुंचे और दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग कर दी। एक लड़का पत्थर से भी हमला करता नजर आया। बताया गया कि गोलीबारी में एक आदमी बुरी तरह घायल हो गया, जिसे अस्पताल भिजवा दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिहार के आरा में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। मामूली विवाद में ये गोलीबारी हुई। गोलीबारी में अब घायल का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने कोरोना से बचाव के लिए एक ऐसा उपकरण बनाया है जिससे मोबाइल फोन, लैपटॉप, घड़ी और बेल्ट समेत कई चीजें डिसइंफेक्ट की जा सकती हैं। डिसइंफेक्ट से मतलब यह कि इन चीजों पर अगर कीटाणु होंगे तो ये उपकरण उन्हें खत्म कर देगा। मतलब बाहर जाने पर अगर डर है कि कहीं लैपटॉप पर वायरस तो नहीं है या मोबाइल फोन और दूसरी चीजों पर कीटाणु नहीं आ गए हैं, तो ये उपकरण इन सभी चीजों को डिसइंफेक्ट कर सकता है। मतलब अगर किसी चीज पर कीटाणु होंगे भी तो ये उपकरण उन कीटाणुओं को खत्म कर देगा। चाहे वो पर्स हो, चाहे वो चश्मे हो या कोई अन्य सामान हो, कागज हो, नोट हो, उनको यहाँ पर डिसइंफेक्ट किया जा सकता है इस तकनीक के जरिए। और इसकी जो मार्केटिंग होगी वो गर्ग टेलीकॉम करेगी और जल्दी ही मार्केट में आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने शुरुआत में इस उपकरण के 4 अलग-अलग मॉडल बनाए हैं। ये सभी साइज में एक दूसरे से अलग हैं। इन्हें बाजार तक पहुंचाने के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से गर्ग टेलीकॉम कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी के साथ एक समझौता भी किया गया है। आज हमने उसका अनुबंध साइन किया है जो कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इसकी मार्केटिंग करेंगे। कहा जा रहा है कि ये उपकरण जल्द बाजार में भी आ जाएगा। हालांकि इसकी कीमत क्या होगी इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। भारत में भगोड़ा घोषित किए जा चुके कथित धर्म प्रचारक जाकिर नाइक ने एक बार फिर जहर उगला। उसने मलेशिया से जारी एक वीडियो में इस्लामिक देशों को इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ टिप्पणियां करने वाले भारतीयों को गिरफ्तार करने की सलाह दी। I would suggest to that Kuwait lawyer that even collect the data of all the negative remarks and abusive of all the non-Muslims in India and keep a data bank and store it into the computer. Next time if they come to the Gulf country, whether it be Kuwait, whether it be to Saudi Arabia, whether it be to Dubai, whether it be to Indonesia, in the data bank it should be mentioned, okay, now they have abused the Prophet, which is not permitted by law, and they have abused Islam, bid them to task, have a case against them, arrest them and put them behind bars. इस पर बीजेपी ने जाकिर नाइक को इस्लामिक देशों के नाम पर भड़काऊ बयानबाजी न करने की चेतावनी दी। बीजेपी प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने जाकिर नाइक पर आरोप लगाया कि वो कुवैत के वकील का नाम लेकर अपनी खुराफात फैलाना चाहता है। मुस्लिम देशों के लिए जाकिर नाइक कोई पैगंबर नहीं है जो मुस्लिम देश उसकी बात को मानेंगे। और जहां तक रही बात वकील की, तो यह उसके मन की एक खुराफात है। उसका पसंदीदा स्थान जेल है और वही जीवन भर के लिए उसको पहुंचा दिया जाएगा। कोरोना की वजह से अमेरिका की आर्थिक सेहत भी डामाडोल हो गई और वहां बीते अप्रैल के महीने में चालू खाते का घाटा रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गया। अमेरिका की समाचार एजेंसी एपी यानी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अप्रैल में वहां करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाते का घाटा 73,790 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 55,63,000 करोड़ से भी ज्यादा रहा। यानी अमेरिका की सरकार ने अप्रैल महीने में जितना खर्च किया उसकी तुलना में टैक्स और दूसरे स्रोत से कमाई 55,63,000 करोड़ रुपए कम हुई। और सरकार की आमदनी और खर्च में एक महीने में इतना भारी अंतर वहां पहले कभी नहीं रहा। अमेरिका सरकार का यह घाटा फरवरी महीने के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा है। फरवरी में वहां चालू खाते का घाटा करीब 17,91,000 करोड़ रुपए का था। वहीं अमेरिकी संसद के बजट ऑफिस ने आशंका जताई कि इस साल वहां चालू खाते का घाटा 3.7 ट्रिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 378 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो 2009 की आर्थिक मंदी के रिकॉर्ड घाटे से भी लगभग 3 गुना ज्यादा है। 2009 में अमेरिका सरकार का चालू खाते का घाटा 105 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने अपने राज्य और मुंबई के लिए अलग आर्थिक पैकेज की मांग की। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में महाराष्ट्र और मुंबई के योगदान का जिक्र करते हुए ये बात कही। सबसे ज्यादा रेवेन्यू ये महाराष्ट्र देता है देश को और सबसे लॉस भी इस बार ज्यादा हुआ है वो मुंबई और महाराष्ट्र का हुआ है।
महाराष्ट्र के रेवेन्यू का हुआ है, तो ये फिर आपको उर्जित अवस्था निर्माण करनी होगी यहाँ मुंबई को, महाराष्ट्र को, तो पैकेज में भी वैसा ही हिस्सा देना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लॉकडाउन की वजह से परेशान एक मजदूर का वीडियो शेयर किया और शिवराज सरकार को घेरा। लॉकडाउन के दौरान रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं। राज्य सरकार का दावा है कि मजदूरों को वापस भेजने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन कमलनाथ ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर शिवराज सरकार के दावों पर सवाल उठा दिए। उन्होंने जो वीडियो शेयर किया उसमें बैल के साथ एक शख्स बैलगाड़ी खींचता नजर आया। इस बैलगाड़ी में उस शख्स के रिश्तेदार सवार थे। बताया गया कि पैसों की तंगी की वजह से इस मजदूर ने एक बैल बेच दिया था, लेकिन जब लॉकडाउन लंबा चला तो वो परिवार के साथ गांव लौटने लगा और बैलगाड़ी में बैल की तरह ही जुता दिखा। यही नहीं, जब ये शख्स थक गया तो बैलगाड़ी में बैठी महिला ने उसकी जगह ले ली और वो बैल के साथ बैलगाड़ी चलाने लगी। कमलनाथ के इस वीडियो को शेयर करने के बाद कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने उसका अगला हिस्सा शेयर किया, जिसमें बैलगाड़ी चलाने वाला शख्स अपनी मजबूरी बताता नजर आया। तो कब निकले थे महू से? आज निकले हूँ। आज सुबह निकले थे? हाँ। तो बेल लेकर, बेल की जगह तुम खुद कंधा लगाकर जा रहे हो? बाबूजी बेल में तब क्या करें? पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में मजदूरों के गांव लौटने का सिलसिला जारी है और वो जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस वीडियो के जरिए यही मुद्दा उठाया और शिवराज सरकार को घेरा। देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार, सारी सरकार इस पर विचार करें और आत्ममंथन करें कि कितना बड़ा फेलिवर है उनका। जिसके बाद बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार किया और राज्य में कोरोना से बदतर होते हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। वो इंदौर जो सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है, यदि कमलनाथ जी अपनी सरकार रहते हुए उसी इंदौर में आईफा की तैयारी की जगह कोरोना की तैयारी करते तो आज मध्य प्रदेश के ये हालात नहीं होते। दिल्ली में पुलिस कर्मियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए उन्हें साबुन, सैनिटाइजर और विटामिन की गोलियां बांटी गई। बताया गया कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी थानों में तैनात पुलिस कर्मियों की कोरोना से सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के सभी पुलिस वालों को एक किट दी गई, जिनमें विटामिन सी की गोलियां, गर्म पानी रखने वाली बोतल, साबुन, मास्क और शहद समेत 17 चीजें शामिल थी। इस किट को अधिकारियों ने बारी बारी से पुलिस कर्मियों को बांटा और उन्हें किट में दिया सामान इस्तेमाल करने को कहा। पुलिस कर्मियों को किट बांटते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया और सभी पुलिस अधिकारी मास्क पहने हुए नजर आए। हमें उनका रेगुलर हेल्थ मॉनिटरिंग करनी है। उसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टर्स, हॉट वाटर पीने के लिए केटल, शहद और बाकी चीजें तमाम स्टाफ को बांटी जा रही है। राजस्थान के चुरू के क्वारंटीन सेंटर में ठहरे मजदूरों को घर जैसे खाने और योग की सुविधा दी जा रही है। वहां के गांव में बने इस सेंटर में गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आए मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है, जहां उनके खाने पीने के काफी अच्छे इंतजाम किए गए। 14 दिन क्वारंटीन में बिताने के दौरान मजदूरों को घर जैसा खाना और नाश्ता दिया जा रहा है। क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए गांव के 25 लोगों की एक टीम बनाई गई, जो मजदूरों के खाने पीने के इंतजाम के साथ ही क्वारंटीन सेंटर की साफ सफाई भी करते दिखे। इतना ही नहीं, मजदूर शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रहें और उनका मनोरंजन हो, इसके लिए क्वारंटीन सेंटर में योग और टीवी का भी इंतजाम किया गया। सुबह योगा करवाया जाता है इनको, साथ में एंटरटेन के लिए हमने अभी टीवी यहाँ पर इनको गिफ्ट दिया है। क्वारंटीन सेंटर में इतनी सुविधाएं मिलने पर मजदूरों ने काफी खुशी जताई और इसके लिए गाँव के लोगों का आभार जताया। यहाँ पे भी देखा था तो अच्छी व्यवस्था है, खाने का है, रहने का है, नहाने की सब सुविधा है। हरियाणा सरकार लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए 15 मई से कुछ चुनी हुई जगहों के लिए स्पेशल हरियाणा रोडवेज बस सेवा शुरू करने जा रही है। ये बस सेवा हरियाणा से बाहर दूसरे राज्यों और हरियाणा के भीतर रेड जोन के लिए नहीं होगी। हरियाणा रोडवेज की इन बसों में सीटों की बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन हो सकेगी। यही नहीं, बसें कहां से कहां के लिए शुरू की गई हैं और किराए की जानकारी भी वेबसाइट पर ही मिलेगी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने ड्राइव इन पार्टी मनाई। यूरोप के इस देश में कोरोना वायरस के रोजाना बढ़ते सैकड़ों मामलों की वजह से लोग पिछले कई दिनों से अपने घरों में कैद हैं। लेकिन ऐसे माहौल में भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ मस्ती करने का तरीका ढूंढ निकाला। सैकड़ों लोग एक इलाके में संगीत का मजा लेने के लिए इकट्ठा हुए। इस दौरान कोई भी अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरा और सबने तय जगह पर ही अपनी गाड़ियों को खड़ा किया। लेकिन गाड़ी के अंदर बैठकर भी उन्होंने तेज संगीत का जमकर लुत्फ उठाया। कार में बैठे लोग भले ही नीचे ना उतर सके, लेकिन उन्होंने अपनी कारों की लाइटें ऑन रखी। बताया गया कि वहां करीब 250 कारें एक साथ पहुंची थीं और ये जर्मनी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पहली ड्राइव इन पार्टी थी। हर कार में केवल 2 लोगों को ही आने की इजाजत दी गई थी।
यूपी के मेरठ में पुलिस वालों ने एक बुजुर्ग दंपति की 50वीं सालगिरह पर उसके घर जाकर केक दिया और दंपति के साथ सालगिरह मनाई। इसके लिए पहले पुलिस वालों ने अपनी गाड़ियों को गुब्बारों से सजाया और फिर सभी दंपति के घर के बाहर पहुंचे। इसके बाद बुजुर्ग दंपति को बाहर बुलाकर केक दिया गया और जब उन्होंने अपनी 50 सालगिरह का केक काटा तो पुलिसकर्मी भी इस जश्न में शामिल हुए। बुजुर्ग दंपति ने पुलिस वालों के इस कदम पर खुशी जताई। दावा है कि दिल्ली के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अस्पताल में 25 अप्रैल को जिस एक मरीज की मौत हो गई थी उसके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट अब तक नहीं आ पाई। रिपोर्ट नहीं आने की वजह से अस्पताल प्रशासन ने मरीज का शव भी उसके घर वालों को नहीं सौंपा है, जिस पर अब उनकी तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और दावा है कि मरीज की मौत के 18 दिन बाद भी घरवाले अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर हैं। मेरे बड़े वाले भाई और भाभी दोनों वहाँ चक्कर मार रहे हैं, चाचा चक्कर मार रहे हैं, सब एक दूसरे भटक रहे हैं और हम गांव वाले इतने परेशान हैं कि कल को रिपोर्ट में भगवान ना करे कुछ आता है तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। अस्पताल प्रशासन की तरफ से कहा गया कि मरीज की टेस्ट रिपोर्ट नहीं आने की वजह से शव को अस्पताल में रखा गया। कहा जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में रिपोर्ट आ सकती है, लेकिन मरीज के घर वाले ये सवाल उठा रहे हैं कि मौत 25 अप्रैल को हुई थी। इस हिसाब से 18 दिन गुजर चुके हैं, फिर 18 दिन में उसके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट क्यों नहीं आ पाई? जिस पर अस्पताल प्रशासन की तरफ से तो कोई बयान नहीं जारी किया गया, लेकिन इस मामले में कुछ अहम जानकारियां सामने आई जिनमें बताया जा रहा है कि मरीज ने 25 अप्रैल को दिल्ली के आम्बेडकर अस्पताल में दम तोड़ दिया था। दावा है कि उसकी मौत से पहले कोरोना टेस्ट के लिए उसके 2 बार सैंपल लिए गए थे। कहा जा रहा है कि जब पहली बार टेस्ट हुआ तब सैंपल दिल्ली की एक लैब में भेजे गए। दावा है कि लैब ने नतीजे सही नहीं होने की बात कहकर फिर से सैंपल भेजने के लिए कहा जा रहा है कि जब दिल्ली की लैब में मरीज के सैंपल फिर से भेजा गया तो दावा है कि लैब ने यह कहते हुए जांच से मना कर दिया कि वहां पहले से कई टेस्ट रिपोर्ट पेंडिंग है। इसके बाद दिल्ली के पास नोएडा की एक लैब में सैंपल भेजा गया, लेकिन दावा है कि 11 मई को नोएडा की लैब ने से भी सैंपल वापस अस्पताल भेज दिया गया और 11 मई के बाद फिर से ये सैंपल दिल्ली के उसी लैब में भेजा गया जहां दावा है कि पहले जांच मना कर दी गई। कहा जा रहा है कि इसी वजह से मरीज की मौत के बाद भी कई दिनों तक उसके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ पाई है और टेस्ट रिपोर्ट नहीं आने की वजह से मरीज का शव पिछले कई दिनों से अस्पताल में ही पड़ा। देश भर में लॉकडाउन के बीच पंजाब के बरनाला की एक कंपनी ने अपने 12,000 कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी के मुताबिक जिन कर्मचारियों का वेतन 18,000 रुपए प्रति महीने था उसे बढ़ाकर 25,000 किया गया है और जो कर्मचारी 27,000 हर महीने पाते थे उन्हें अब हर महीने 40,000 रुपए दिए जाएंगे। यही नहीं, कंपनी के जो कर्मचारी लॉकडाउन में घर जाना चाहते थे उन्हें कंपनी के खर्चे पर घर भेजा गया और जो रुककर कंपनी में काम करना चाहते थे उनके वेतन बढ़ा दिए गए। कंपनी के इस फैसले पर कर्मचारियों ने खुशी जताई। हमारी सैलरी बढ़ी है, पहले हमारी सैलरी 18,000 थी और सर अब हमारी सैलरी 25,000 हो गई है। आपको कैसे पता चला? सर हमें HR डिपार्टमेंट से पता चला ये सब। पहले तो हमारी 18,000 सैलरी थी यहाँ पे, अभी जो है उन्होंने हमारी बढ़ा के जो है 25,000 करी है। सर यहाँ पे हमारे RG सर ने बहुत कुछ हमें फैसिलिटीज दी है, जैसे हमें खाना फ्री में दे रहे, सैलरी भी हमें टाइम से दे रहे थे और रहने की भी सही से प्रबंध किया था हमारा। मध्य प्रदेश के सागर जिले में लॉकडाउन के उल्लंघन की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जैन मुनि प्रमाण सागर महाराज का स्वागत करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। दावा किया जा रहा है कि यह भीड़ उस वक्त इकट्ठा हुई जब जैन मुनि प्रमाण सागर महाराज ने 20 लोगों की अनुमति के साथ पद विहार किया, जिसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पैदल यात्रा करना। ये यात्रा जब सागर के बंडा इलाके में पहुंची तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। सोशल डिस्टेंसिंग की भी अनदेखी की गई। कई लोग भीड़ में बिना मास्क के भी नजर आए। आरोप है कि जैन मुनि प्रमाण सागर महाराज के धार्मिक कार्यक्रम में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया। इस मामले में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। घटना के एक वीडियो में कई पुलिस वाले भीड़ को संभालते हुए दिखे। पुलिस पर इल्जाम लगा कि उसने लॉकडाउन में जैन मुनि संघ को पदविहार यानी धार्मिक यात्रा निकालने की इजाजत दी। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सागर जिले के ASP की तरफ से भी बयान जारी किया गया। प्रभारी को हमने निर्देशित कर दिया गया है कि अगर इस प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग प्लस 144 का उल्लंघन अगर हुआ है तो वो जांच करके आयोजकों पे और जो भी वीडियो विजुअल में है उनके विरुद्ध 144 के उल्लंघन की कार्रवाई की जाए।
पीएम केयर्स फंड से 3100 करोड़ कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए आवंटित किए गए हैं। इसमें से 2000 करोड़ वेंटिलेटर खरीदने, जबकि 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों की मदद और 100 करोड़ रुपए दवा पर रिसर्च में खर्च किए जाएंगे। वेंटिलेटर के लिए दिए गए पैसों से भारत में बने करीब 5000 वेंटिलेटर्स खरीदकर राज्यों के सरकारी अस्पतालों को दिए जाएंगे। वहीं मजदूरों के लिए दिए गए 2000 करोड़ का इस्तेमाल उनके रहने, खाने, दवा में खर्च किया जाएगा। इस पैसे का इस्तेमाल राज्य अपने इलाकों की जरूरत के हिसाब से कर सकेंगे। ट्रेनों के चलते ही महीनों से फंसे लोगों का घर पहुंचना शुरू हो गया। पुलिस और रेलवे के लिए लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाना सबसे बड़ी चुनौती रही और लोग तमाम नियमों का पालन करते हुए अपने अपने शहरों की तरफ पहुंचने लगे। इस बार ट्रेनों से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पर कोई स्टॉल नहीं दिखा। यहाँ तक कि कुली न होने की वजह से लोगों को भारी भारी बैग खुद ही ढोने पड़े। लगे उठाने के लिए बच्चों को बुलाया तो बच्चों को लो नहीं कर रहे अंदर आने के लिए, न कुली प्रोवाइड कर रहे, न पोर्टर है। स्टेशन से बाहर निकलने से पहले भी लोगों को मेडिकल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हर शख्स की बुखार की जांच करने के लिए थर्मल गन लेकर कुछ लोग तैनात रहे। सफर के दौरान भी ट्रेन में बार बार केमिकल के छिड़काव का इंतजाम किया गया। लो रिस्क एरिया एक हाई रिस्क एरिया। हाई रिस्क एरिया में वो है जैसे रेलिंग्स हैं जिनको आदमी बार बार पकड़ता है, तो उसकी सफाई जो है वो 1-2 घंटे का बार बार होती है। और जो लो रिस्क है उसको 4-5 घंटे में करते हैं और फिर जहां नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर जाती है वहां पे फिर पूरी सफाई एक साथ हो जाती है। स्टेशन से बाहर निकले लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए पुलिस तैनात रही। पुलिस वाले बार बार अनाउंसमेंट कर लोगों से फासले पर चलने की अपील करते रहे। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आए आप। देश के अलग अलग हिस्सों से चली ट्रेनें यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंच चुकी हैं, जिसके बाद लोग महीनों के बाद अपने घर लौटे। लेकिन तैयारी केवल दिल्ली में नहीं बल्कि देश के उन सभी शहरों में दिखी जहां स्पेशल ट्रेनों के जरिए जिनको दिल्ली से जोड़ा गया। इनमें यूपी का मुगलसराय स्टेशन भी है, जहां देर रात लोगों की भारी भीड़ पहुंची, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए इंतजार करते रहे। पुलिस के अफसर लोगों से बार बार मास्क पहनने की अपील भी करते रहे। मुंह पे ये क्यों नहीं बांधे हो? कौन जो भी आए हम भी तो बात करते हैं और ये एक ही है तुम्हारे पास है ना। तो प्रयागराज में तो रेलवे ने स्टेशन पर मास्क की बिक्री ही शुरू कर दी। केवल 25 रुपए में लोगों को मास्क दिया गया। इसके अलावा सैनिटाइजर की एक छोटी बोतल मुफ्त दी गई। कंफर्म टिकट लेकर स्टेशन पर पहुंचे लोगों को मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद वेटिंग एरिया में बिठाया गया और सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया। कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पर भी लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस तैनात रही। इसके अलावा पीपीई किट पहनकर स्वास्थ्यकर्मी लोगों की जांच के लिए तैनात रहे। गांव वापसी के लिए मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए मजदूरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दावा है कि इन मजदूरों ने गांव वापसी के लिए कुछ दिनों पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया था, लेकिन आरोप है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद इन मजदूरों के लिए ट्रेनों का इंतजाम नहीं किया गया, जिसके बाद हजारों की संख्या में मजदूर मुंबई रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए। पुलिस की तरफ से जब इन्हें वापस जाने के लिए कहा गया तो इन मजदूरों ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज कर दिया गया। इससे वहां भगदड़ मच गई और कई मजदूरों की तो चप्पलें भी निकल गई। आरोप है कि मजदूरों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बावजूद बिहार सरकार ने रेलवे से ट्रेनों के लिए मंजूरी नहीं मांगी है, जिसकी वजह से रेलवे भी मजदूरों के लिए ट्रेनों का इंतजाम नहीं कर पा रही है। भारत सरकार से इजाजत मिलने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में फंसे 134 लोगों को विशेष विमान से बैंकॉक भेज दिया गया। इनमें 129 थाईलैंड के जबकि 5 लाओस के नागरिक बताए गए। लॉकडाउन की वजह से कई सैलानी, बौद्ध भिक्षु और छात्र अपने देश नहीं लौट पा रहे थे। लेकिन जब थाईलैंड सरकार के आग्रह पर भारत सरकार ने इन्हें भेजने की इजाजत दी तो गया के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक इन्हें पहुंचाने का इंतजाम किया गया। मैं गोरखपुर में गया था, वहाँ अंकल रहते हैं और मुझे अपने पेरेंट्स के पास आना है जो कि थाईलैंड में। एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोग भी पीपीई किट में नजर आए, जिसका इस्तेमाल कोरोना से बचाव के लिए किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, मेडिकल स्क्रीनिंग हो रहा है। एयरपोर्ट के अंदर जाने देने से पहले सभी यात्रियों की मेडिकल जांच भी की गई। कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए मोदी सरकार ने जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया उस पर कांग्रेस को यकीन नहीं है। कांग्रेस के नेता जयवीर शेरगिल ने कहा कि उन्हें सरकार की नीयत में खोट नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता को टोपी पहनाने में और दिन में तारे दिखाने में माहिर है। उम्मीद करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज भारतीय जनता पार्टी की वायदा खिलाफी, लिफाफाबाजी और जुमलाबाजी के नियत और नीति का एक और भद्दा उदाहरण नहीं है। उम्मीद करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज उसी कारखाने में नहीं बन रहा जहां 15 लाख हर की जेब में देने का वादा किया गया था।
बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस के आरोपों की निंदा की। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस के नेता यही नहीं तय कर पा रहे कि वो मोदी सरकार के ऐलान की तारीफ करें या फिर आलोचना करें। अशोक गहलोत जी और कांग्रेस के कई नेता तारीफ कर रहे हैं और कई कांग्रेस के नेता उसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह बटी हुई है, कंफ्यूज है। अफगानिस्तान में हुए 2 अलग अलग हमलों में 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पहला हमला राजधानी काबुल में हुआ, जहां कुछ हथियारबंद हमलावरों ने एक अस्पताल को निशाना बनाया और उसके अंदर घुसकर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। हमले के बाद अस्पताल की इमारत से धुआं निकलता नजर आया। हमले की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। कई घंटों की मुठभेड़ के बाद सभी हमलावरों को मार गिराया गया। हमले के बीच अस्पताल में फंसे लोगों को निकालने का काम भी शुरू किया गया। एक जवान एक नवजात बच्चे को एम्बुलेंस तक पहुंचाता नजर आया। इस हमले में अस्पताल के स्टाफ समेत कई मरीजों की भी मौत हो गई। इमारत में जगह जगह हमले के निशान नजर आए। हमलावरों ने वहां भर्ती नवजात बच्चों तक को नहीं छोड़ा। हालांकि किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। यही नहीं, इससे पहले कि कोई जानकारी सामने आती, आतंकी संगठन ISIS के दबदबे वाले नंगरहार प्रांत में एक और बड़ा हमला हो गया। वहां एक अधिकारी के जनाजे में शामिल आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इस हमले में जनाजे में शामिल 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। बस हादसे के बाद वहां की तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें मारे गए लोगों के जूते, चप्पल और कपड़े बिखरे नजर आए। 24 घंटे के अंदर हुए 2 बड़े हमलों के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। تعرضی حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ जुट गई। कुर्ला स्टेशन से उत्तर प्रदेश के लिए देर रात एक ट्रेन रवाना होने वाली थी, लेकिन इससे पहले शाम से ही अपने घरों को जाने के लिए निकले मजदूरों की भीड़ मुंबई के नागपाड़ा इलाके में जमा होने लगी। इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों के सड़कों पर निकलकर आने की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और मजदूरों को समझाने में जुट गई। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में वहां अब तक सबसे ज्यादा नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कुल 1495 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब वहां मरीजों की संख्या बढ़कर 25,922 हो गई है। एक ही दिन में महाराष्ट्र में कुल 54 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में भी कोरोना के मरीजों की संख्या 15,000 को पार कर गई है। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 800 नए मरीज मिले, जबकि 24 घंटे में वहां 23 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर इलाज के लिए ले जाए जा रहे एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बॉर्डर पर तैनात पुलिस वालों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। परिजनों ने आरोप लगाया कि ई पास होने के बावजूद छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की पुलिस ने उन्हें आधे घंटे तक रोके रखा, जिसकी वजह से मरीज वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया और उसकी गाड़ी में ही मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार के कुछ लोग शव से लिपटकर मातम मनाते दिखे। अभी तो इतना अच्छा बोले बाबूजी, एक बार तो बोलिए। चीख पुकार सुनकर वहां काफी लोग जुट गए। एक रिश्तेदार वहां खड़े पुलिस वालों पर चिल्लाता दिखा। इतना ही नहीं, परिजनों ने वो ई पास भी दिखाया जो मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए बनाया गया था। जानबूझ के मारना, आधे घंटे से रोक के रखे। वहीं प्रशासन भी इस मुद्दे पर सफाई देने के लिए सामने आया और परिजनों के जरिए लगाए गए आरोपों से इनकार किया। हमारे रिकॉर्ड में है, मुश्किल से 7-8 मिनट का है, जिसमें प्रक्रिया में लगता है पर्ची बनाने में, पास चेक करने में उससे ज्यादा का समय नहीं है। परिवार वालों ने उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिन्होंने उन्हें पास होने के बावजूद नहीं जाने दिया। अलीगढ़ के सिविल लाइंस इलाके में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बताया गया कि एक पक्ष के कुछ लड़के दूसरे पक्ष के मकान के सामने खड़े थे, लेकिन जब उन्हें वहां से जाने के लिए कहा गया तो वो लाठी डंडे लेकर आए और हमला बोल दिया। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने भी हमला करने वालों की पिटाई शुरू कर दी। काफी देर तक यह हंगामा सड़क पर चलता रहा, जिसका वहीं मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बना लिया। बाद में एक पक्ष थाने पहुंचा और वहां शिकायत दर्ज कराई। आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों को बड़ी राहत दी। सरकार की योजना का फायदा MSME यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को मिलेगा।
जिनकी परिभाषा भी बदली गई। 1 करोड़ तक निवेश और 5 करोड़ तक टर्नओवर वाले उद्योगों को अब माइक्रो इंडस्ट्री माना जाएगा, जबकि पहले 25 लाख तक के निवेश वाले उद्योगों को माइक्रो इंडस्ट्री कहा जाता था। जबकि 1 से 10 करोड़ तक के निवेश और 5 से 50 करोड़ तक टर्नओवर वाले उद्योगों को अब स्मॉल इंडस्ट्री कहा जाएगा, जबकि पहले 10 लाख से 2 करोड़ तक निवेश वाले उद्योगों को स्मॉल इंडस्ट्री माना जाता था। वहीं 10 से 20 करोड़ तक निवेश और 50 से 100 करोड़ तक टर्नओवर वाले उद्योग अब मीडियम इंडस्ट्री माने जाएंगे। पहले 2 से 10 करोड़ के बीच निवेश वाले उद्योग मीडियम इंडस्ट्री की श्रेणी में रखे जाते थे। इन सभी उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के बिना गारंटी वाले लोन की घोषणा हुई, जिससे 45 लाख एमएसएमई को फायदा मिलने का अनुमान है। इस लोन पर 1 साल का मोरेटोरियम भी होगा, यानी 1 साल तक लोन की ईएमआई नहीं देनी होगी। इस दौरान लोन और उस पर लगने वाला ब्याज दोनों से छूट रहेगी। ये लोन जो है वो भविष्य में काम को बढ़ाने के लिए होगा, लेकिन कोरोना संकट में फंसे उद्योगों को राहत देने के लिए भी 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे 2 लाख एमएसएमई को फायदा मिलने का अनुमान है। कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए मोदी सरकार ने जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया उस पर कांग्रेस को यकीन नहीं है। कांग्रेस के नेता जयवीर शेरगिल ने कहा कि उन्हें सरकार की नीयत में खोट नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता को टोपी पहनाने में और दिन में तारे दिखाने में माहिर है। उम्मीद करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज भारतीय जनता पार्टी की वायदा खिलाफी, लिफाफाबाजी और जुमलाबाजी के नियत और नीति का एक और भद्दा उदाहरण नहीं है। उम्मीद करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज उसी कारखाने में नहीं बन रहा जहां 15 लाख हर की जेब में देने का वादा किया गया था। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस के आरोपों की निंदा की। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस के नेता यही नहीं तय कर पा रहे कि वो मोदी सरकार के ऐलान की तारीफ करें या आलोचना करें। अशोक गहलोत जी और कांग्रेस के कई नेता तारीफ कर रहे हैं और कई कांग्रेस के नेता उसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह बटी हुई है, कंफ्यूज है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए दावा किया कि केंद्र के विशेष आर्थिक पैकेज में राज्यों की मदद के लिए कुछ नहीं है और वो एक बड़ा जीरो है। ममता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कोरोना संकट के दौरान लोगों को गुमराह कर रही है। ममता ने कहा कि 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज के पीएम मोदी के ऐलान के बाद आशा थी कि उसमें राज्यों के लिए कुछ तो होगा, लेकिन वित्त मंत्री की घोषणा के बाद उसमें कुछ नहीं निकला। इस बीच बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि उन्हें अर्थव्यवस्था की जानकारी नहीं है, उनकी जानकारी जीरो के बराबर है। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया और लिखा, ऐसा लगता है कि ममता जी का इकोनॉमी का ज्ञान जीरो है। उन्हें एमएसएमई को दी गई रियायतें और कर्ज तक समझ नहीं आया क्या? सिर्फ विरोध करने के लिए मनगढ़ंत बातें बनाने से कुछ नहीं होता। बेहतर हो कि वो पश्चिम बंगाल पर ध्यान दे, जहां बर्बादी का मंजर है। वो अपना व्यर्थ शास्त्र अपने तक ही सीमित रखें। सरकार के भरोसे के बाद भी दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर गांव लौट रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में फंसे इन मजदूरों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद इन मजदूरों ने गाड़ियों को ढोने वाले एक ट्रक को किराए पर लिया और उसी में बैठकर अपने गांव के लिए निकल पड़े। कई 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये मजदूर मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचे, जहां मजदूरों ने ट्रक से उतरकर थोड़ी देर के लिए आराम किया। एक दूसरे ट्रक में भी जल्द से जल्द गांव पहुंचने के लिए कई मजदूर जाते दिखाई दिए। जो है अनिश्चितकालीन तक चलेगा। सर बताइए, प्राइवेट वाहन को आपने इशू नहीं किया? प्रयागराज जाने के लिए मुंबई के पास भिवंडी से पैदल निकले कुछ लोग 9 दिन बाद भोपाल पहुंचे। इनमें कई बच्चे और महिलाएं भी दिखाई दी। एक महिला तो तेज धूप में बच्चे को गोद में लेकर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती रही, जिसके पैर में चलते चलते छाले भी पड़े दिखे। भूखे मरने से अच्छा हमका चलो पैदल है, जिंदा रहेंगे तो घर पहुंच जाएंगे, नहीं मर जाएंगे तो बातें खत्म हो जाएगी। हालांकि भोपाल पहुंचे इन मजदूरों की मदद के लिए कुछ लोग आगे आए और उन्हें एक ट्रक में बैठाकर प्रयागराज के लिए रवाना कर दिया। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने बताया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब भी आतंकियों के कई कैंप सक्रिय हैं और लगातार भारत में आतंकी घुसपैठ की साजिश रची जा रही है। एलसी के उस पार अभी भी कई लॉन्च पैड है, टेररिस्ट कैंप है, जहां पर हर कैंप में 15 से 20 टेररिस्ट मौजूद हैं और इनकी तो कोशिश ही रहेगी कि वो इन्फिल्ट्रेट करके JNK में आ पाए, लेकिन जो भी इनकी कोशिश है वो हम नाकामयाब करेंगे। अमेरिका के टेक्सास में एक पार्क में अचानक हुई फायरिंग में 5 लोग घायल हो गए। पार्क में 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर पार्टी कर रहे थे।
तभी वहां मौजूद भीड़ पर कुछ लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां चलने की आवाज सुनकर वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। गोलियों से खुद को बचाते हुए कुछ लोग किसी तरह अपनी गाड़ियों तक पहुंचे और उनमें बैठकर वहां से भाग निकले। इस दौरान वहां पर पुलिस की गाड़ी का सायरन भी बजता सुनाई दिया। बताया गया कि वो पार्क में जमा हुई भीड़ को भगाने के लिए गई थी, तभी अचानक वहां गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। पार्क के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि आरोपियों ने काफी देर तक फायरिंग की और वहां से भाग गए। We saw the crowd, the parking was just out of control, and from the time I first heard it till the shots were fired, must have been maybe 15 minutes. इस घटना में गोलियां लगने से घायल हुए सभी लोगों की हालत खतरे से बाहर बताई गई। पिछले 24 घंटों में गुजरात में कोरोना के 364 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि वहां एक दिन में कोरोना की वजह से कुल 29 लोगों की मौत हुई। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर झेल रहे अहमदाबाद में एक दिन में 292 मरीज मिले, जबकि 24 घंटों में वहां कुल 25 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद वहां कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 446 हो गई। वहीं पूरे गुजरात में अब तक 566 लोगों की मौत हुई है। कोरोना पर बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी से इस वक्त की बड़ी खबर है। गाजीपुर सब्जी मंडी के सचिव और उप सचिव में कोरोना की पुष्टि होने के बाद मंडी को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मंडी को सैनिटाइज करने के लिए बंद किया गया है। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। दरअसल इस सब्जी मंडी में मंडी सचिव जो हैं और जो उप सचिव हैं, दोनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद गाजीपुर सब्जी मंडी को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। 2 दिन तक बंद करके इस सब्जी मंडी को सैनिटाइज किया जाएगा और इसकी वजह यह है कि जो सचिव और उप सचिव हैं वो दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके बाद गाजीपुर की सब्जी मंडी को बंद करना पड़ा है। कोरोना की पुष्टि हुई है मंडी के सचिव और उप सचिव में। अब 2 दिन के लिए गाजीपुर सब्जी मंडी को बंद किया गया है और 2 दिन में इस सब्जी मंडी को सैनिटाइज किया जाएगा। हम आपको बता दें, गाजीपुर सब्जी मंडी से सब्जियां जो हैं वो दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी आती हैं और ऐसे में गाजीपुर सब्जी मंडी 2 दिन के लिए बंद की गई है, क्योंकि इस मंडी के जो सचिव हैं और जो उप सचिव हैं दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सब्जी मंडी बंद कर दी गई है। गाजीपुर सब्जी मंडी सचिव उप सचिव के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद तय प्रोटोकॉल के मुताबिक इस सब्जी मंडी को 2 दिन के लिए बंद किया गया है और हम आपको बता दें कि 2 दिन तक इस सब्जी मंडी को सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइजेशन के लिए गाजीपुर सब्जी मंडी को बंद किया गया है और वो इसीलिए क्योंकि इस गाजीपुर सब्जी मंडी में सचिव और उप सचिव दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके बाद एहतियात के तौर पर इस सब्जी मंडी को बंद किया गया है और 2 दिन के दौरान जब गाजीपुर सब्जी मंडी बंद रहेगी उस दौरान पूरी सब्जी मंडी को, सब्जी मंडी के एक-एक इलाके को, एक-एक कोने को सैनिटाइज किया जाएगा। हालांकि बाकी जो दुकानदार हैं उनके साथ क्या होगा, क्या उनको क्वारंटीन किया जाएगा? चलिए जानने के लिए हमारा संवाददाता दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये बताइए, 2 दिन तक गाजीपुर सब्जी मंडी बंद रहेगी, सैनिटाइज किया जाएगा, लेकिन जो बाकी दुकानदार वहां पर हैं क्या उनको भी क्वारंटीन किया जाएगा? जी देखिए, जाहिर तौर पर जो इन लोगों के संपर्क में रहे होंगे इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जो है वो निकालने की कोशिश लगातार प्रशासन कर रही और ये पता लगाने के बाद उन सभी लोगों को होम क्वारंटीन किया जाएगा। उनका लक्षण नहीं पाया जाता है तो कोई लक्षण है तो उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कर दिया जाएगा। लेकिन कोशिश यही है कि तमाम जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है इन दोनों लोगों की वो पता लगाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ 2 दिन तक जब ये मंडी बंद रहेगी तो लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। प्रशासन से जुड़े अधिकारी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस काम की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी देर में शुरू भी कर दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी उत्पादों को खरीदने की अपील के बाद गृह मंत्री ने ऐलान किया कि सभी अर्धसैनिक बलों की कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री होगी और स्वदेशी उत्पादों की बिक्री का यह फैसला 1 जून से लागू होगा। बताया गया कि इस फैसले के बाद अर्धसैनिक बल के करीब 10 लाख जवान और उनके परिवार वाले केवल स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी ही कर सकेंगे कैंटीन में और फैसला लागू होने के बाद करीब 2800 करोड़ रुपए के स्वदेशी उत्पादों की बिक्री का अनुमान। बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान के कुछ अधिकारियों पर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने से रोकने का आरोप लगाया। राज्यवर्धन राठौर ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान की।
कुछ रिपोर्ट ऐसी आई है कि आरोग्य सेतु ऐप को कुछ प्रशासन के अधिकारी कह रहे साहब ये जरूरी नहीं है, इसको आप डिलीट कर दीजिए, राजस्थान की जो एप्लीकेशन है उसको कर लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजस्थान में गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राज्यवर्धन राठौर के आरोप को नकार दिया। प्रधानमंत्री जी तो अशोक गहलोत जी के काम की तारीफ करते हैं और राजस्थान के जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो लगातार फालतू की बातें करते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। राजस्थान के अजमेर में टिड्डियों को भगाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियों से दवा का छिड़काव किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये टिड्डियां ऊंचे पेड़ों को अपना ठिकाना बना लेती, जिन पर दवा का छिड़काव करने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियों की मदद ली गई। ऊंचे पेड़ों पर दवा छिड़कने के लिए शहर के अलग अलग इलाकों में कई गाड़ियां दवा का छिड़काव करती हुई दिखाई दी। पूरे इलाके में इतनी टिड्डियां पहुंच गईं कि आसमान में हर तरफ टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आईं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दवा के छिड़काव से टिड्डियों को काबू करने में काफी मदद मिली है। 1362 हेक्टेयर के अंदर अजमेर के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोगों ने इसका कंट्रोल किया है। हालांकि इन टिड्डियों की वजह से राजस्थान के अलग अलग इलाकों में किसानों को काफी नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। नागौर जिले में भी टिड्डियों को भगाने में जुटी टीम की हौसला अफजाई के लिए सांसद हनुमान बेनीवाल खेतों में पहुंच गए। वहां भी टिड्डियों की वजह से किसान परेशान हैं और कई टीमें इन टिड्डियों को काबू में करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। टिड्डियों को भगाने में जुटे इन लोगों के साथ इलाके के सांसद भी खेतों में पहुंच गए और सभी कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। इस टीम में शामिल एक आदमी पेड़ पर बैठी टिड्डियों को भगाने के लिए दवा का छिड़काव करता हुआ भी दिखाई दिया। डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अभी मेट्रो सेवाएं शुरू करने की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं उसे देखते हुए लगता है कि मेट्रो को जल्द शुरू कर दिया जाएगा। डीएमआरसी मेट्रो शुरू करने के बाद उसमें चढ़ने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, इसकी भी तैयारी कर रही है। इसके लिए मेट्रो की सीटों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं ताकि बैठने वालों के बीच में दूरी बनी रहे। मेट्रो में एक तरफ बनी सीटों पर कुल 7 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन फिलहाल वहां 2 या 3 लोगों से ज्यादा लोगों को बैठने देने की योजना नहीं है। लॉकडाउन का असर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों पर भी पड़ा है। मिट्टी से बने सामान की बिक्री नहीं होने की वजह से उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई, जिसकी एक तस्वीर वाराणसी से सामने आई, जहां मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग चाक पर दिए और दूसरी चीजें बनाते दिखाई दिए। वहीं घर की महिलाएं और बच्चे भी इस काम में मदद करते नजर आए। दियों की तरह मिट्टी से बनी गुल्लक भी घरों में रखी दिखी, लेकिन बाजार बंद होने की वजह से तैयार सामान को बेचना इन लोगों के लिए मुश्किल हो गया। लड़का बच्चा सब एकदम खैले बिहार हैं, कहाँ कहीं रोजी रोजगार चला था, मार्केट खुलता है ना बा, धंधा खुलता है ना बा, सरकार सुनता है ना बा। बताया गया कि लॉकडाउन से पहले इस सामान के खरीदार खुद चलकर आते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से खरीदार ही नहीं पहुंच रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 देशों के संगठन एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस पर हमला बोला। Even as the world fights COVID-19, some are busy spreading other deadly viruses, such as terrorism. Fake news and doctored videos are also used to divide communities and countries. कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में सैनिकों की ट्रेनिंग एक बार फिर शुरू हो गई। सेना के कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद वहां ट्रेनिंग समेत ज्यादातर सैनिक अभियान रोक दिए गए, जिन्हें एक बार फिर शुरू कर दिया गया। नॉर्थ कैरोलिना के एक सैनिक अड्डे में सैनिकों को विमान से छलांग लगाने का अभ्यास करवाया गया। सामने आए वीडियो में कुछ सैनिक ट्रेनिंग के लिए तैयार होते नजर आए। तैयार होने के बाद इन सैनिकों को रनवे पर खड़े एक विमान में ले जाया गया। विमान के आसमान में पहुंचते ही इन सैनिकों ने छलांग लगानी शुरू कर दी। कई दर्जन सैनिक पैराशूट के सहारे नीचे उतरते नजर आए। इसके अलावा वहां जवानों को गोलाबारी करने की भी ट्रेनिंग दी गई। मास्क लगाए कई सैनिक तोप से गोले दागते नजर आए। हालांकि पूरी ट्रेनिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किया गया। यही नहीं, ट्रेनिंग में शामिल जवान भी मास्क लगाए नजर आए। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि सेना सीमाओं पर और सीमाओं के भीतर किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। इस महीने में मैं ईस्टर्न कमांड में भी गया था, सिक्किम में, और आज मैं साउथ वेस्टर्न कमांड वेस्टर्न फ्रंट पर होते हुए वापस आ रहा हूँ। और दोनों जगह पे मैंने सभी से बात की है, अपने जवानों और कमांडरों से मुलाकात की है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी जगह पर हम पूरे तरीके से तैयार हैं। जो भी चुनौती हो
उससे निपटने के लिए, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर पर हो, नॉर्दर्न बॉर्डर पर हो, बॉर्डर गार्डिंग का रोल हो, चाहे CICT ऑप्स हो हिंटरलैंड में, या सिविल एडम की मदद करने के लिए, हर किसी तरीके से हम अपना काम करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कोरोना की वजह से वकीलों और जजों की ड्रेस में बदलाव करने की जरूरत बताई और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में नया ड्रेस कोड लागू करने का ऐलान किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों और वकीलों को काला कोट और काले रंग का ही गाउन पहनने से छूट मिल सकती है और उन्हें काली या सफेद पैंट, सफेद शर्ट और सफेद रंग का नेक बैंड पहनकर ही मुकदमों की सुनवाई और बहस करने की इजाजत दी जा सकती, क्योंकि चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने माना कि काला कोट और गाउन पहनने से कोरोना वायरस की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि अभी नया ड्रेस कोड लागू नहीं किया गया है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिन मामलों की सुनवाई की गई उनमें जज और वकील कोट और गाउन के पहने बिना ही शामिल हुए, जबकि न्यायपालिका के लिए तय दिशा निर्देशों के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और वकील सफेद या काली पैंट, सफेद शर्ट, काला कोट, काला गाउन और नेक बैंड लगाकर ही मुकदमों की सुनवाई करते हैं। यहां तक कि महिला वकीलों और जजों को भी काली या सफेद रंग की साड़ी या सलवार सूट के साथ काला कोट और गाउन पहनने और नेक बैंड लगाने का नियम है, जबकि निचली अदालत में वकील गाउन नहीं पहनते और उन्हें नेक बैंड की जगह काले रंग की टाई लगाने की छूट है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले बढ़कर 78,003 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,722 मरीज बढ़े हैं, जबकि 24 घंटे में 134 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना से अब तक 2,549 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना के 26,234 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी यह है कि कोरोना के मरीजों की संख्या अब 78,000 के पार हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले बढ़कर 78,003 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,722 मरीज बढ़े हैं, जबकि 24 घंटे में 134 मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना से अब तक 2,549 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना के 26,234 मरीज ठीक भी हुए हैं। अलीगढ़ के जमालपुर इलाके में लॉकडाउन के बीच मामूली विवाद में कुछ लोगों ने सरेआम सड़कों पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक इलाके के ही रहने वाले एक डॉक्टर के स्कूटर और एक ऑटो से टक्कर हुई, जिसके बाद ऑटो में बैठे लोगों से उनकी कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामूली विवाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि इसके बाद ऑटो में बैठे लोगों ने दूसरे और लोगों को बुला लिया और देसी तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। झगड़े में डॉक्टर और उनका बेटा घायल हो गए, जिन्हें बाद में पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। मारपीट की इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। गुजरात के अहमदाबाद से पैदल ही अपने गांव लौट रहे मजदूरों को कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने जूते बांटकर उनकी मदद की। यूपी के अंबेडकर नगर के रहने वाले ये मजदूर लॉकडाउन की वजह से अहमदाबाद में ही फंस गए थे, जो इस चिलचिलाती धूप में पैदल ही अपने गांव के लिए निकल पड़े। मजदूरों का यह जत्था जैसे ही राजस्थान के कोटा पहुंचा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें जूते दिए ताकि आगे के सफर में चलने के दौरान उन्हें कोई दिक्कत न हो। जूते नहीं है, दुकानें खुली हुई नहीं है, खरीद कहीं सकते नहीं है। बेचारे क्या कर रहे हैं, बोतलें तोड़ के बोतलों को पैर में बांधे हुए हैं, कहीं नंगे पैर चल रहे हैं। कई दिनों के सफर के बाद कोटा पहुंचे ये मजदूर नए जूते मिलने के बाद काफी खुश दिखे। आज हो गया 5वां दिन और उधर एमपी में अपना अहमदाबाद में पूरा पहाड़ी इलाका चलते आ रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी आई, जहां कई 100 किलोमीटर की दूरी तय कर जबलपुर पहुंचे कुछ मजदूरों को पुलिस ने खाने के पैकेटों के साथ चप्पलें भी बांटी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान पर बुरी तरह भड़क गए। 2 दिन पहले कोरोना पर पाकिस्तान की संसद में विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए इमरान खान नहीं पहुंचे, जिससे बिलावल ने फर्ज के साथ धोखा करार दिया। वजीर आजम साहब जो बड़ा है इस वक्त के मुल्क में, हमारे गरीब, हमारे नौकरी पेशा, हमारे सफेद पोश तबका, हमारा मजदूर, वो अपने जान के साथ खेले, अपने जान को, अपने सेहत को खतरा में डाल के वो अपना काम करे। लेकिन वजीर आजम साहब जो है, वजीर आजम साहब वो तो अपना काम नहीं करेगा, वो तो अपना दफ्तर से बाहर नहीं निकलेगा। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे बिहार के मजदूरों का स्पेशल ट्रेनों के जरिए अपने गांव लौटने का सिलसिला जारी है। ऐसी एक ट्रेन 1200 मजदूरों को पंजाब के पटियाला से सुपौल लेकर पहुंची, जहां इन मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक एक कर ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतारा गया।
एक डिब्बे से लोगों के उतरने के बाद ही दूसरे कोच से मजदूर उतारे गए। इसके लिए वहां प्रशासन के कुछ अधिकारी पहले से मौजूद रहे। कई किलोमीटर का सफर तय करके सुपौल पहुंचे इन मजदूरों की स्टेशन पर ही स्क्रीनिंग की गई। वहीं प्लेटफॉर्म पर ही उन्हें खाने के पैकेट भी दिए गए, लेकिन उससे पहले एक कर्मचारी उनके हाथों को सैनिटाइज कराता दिखाई दिया। नाश्ते का पैकेट उपलब्ध कराया गया है, मास्क उपलब्ध कराया गया है ताकि उसका उपयोग करें। इसी तरह मुंबई से 1000 से ज्यादा मजदूर बेतिया रेलवे स्टेशन भी पहुंचे, जहां ट्रेन के रुकने के बाद उन्हें प्लेटफॉर्म पर बनाए गए गोल घेरों में खड़ा कर दिया गया। एक एक कर मजदूर आगे बढ़े। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उनके हाथों को सैनिटाइज कराया गया और फिर डॉक्टरों की टीम ने उनके शरीर का तापमान भी मापा। स्टेशन से बाहर निकलते वक्त इन लोगों में खाने के पैकेट और पानी की बोतलें भी बांटी गईं। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के मकान पर रक्तदान शिविर लगाया गया। बताया गया कि राज्य में खून की कमी को पूरा करने के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें खुद मंत्री ने रक्तदान कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद वहां जमा हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खून देना शुरू कर दिया। बताया गया कि रक्तदाताओं के नहीं पहुंचने की वजह से अस्पतालों में खून की कमी हो गई है। इस संकट से निपटने के लिए राज्य में जगह जगह रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। ये रक्तदान शिविर भी उसी का एक हिस्सा है। उधर मध्य प्रदेश के गुना में भी मजदूरों को लेकर जा रहे एक ट्रक की खाली बस से टक्कर होने की खबर के बाद 8 मजदूरों की मौत की खबर आई है। इस हादसे में 40 मजदूर घायल भी हो गए हैं। ये सभी मजदूर महाराष्ट्र से यूपी जा रहे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक खाली बस से मध्य प्रदेश के गुना में एक ट्रक की टक्कर हुई। उस ट्रक के भीतर वो मजदूर थे जो कि उत्तर प्रदेश जा रहे थे, महाराष्ट्र से यूपी, और इस दौरान मध्य प्रदेश से गुजरते दौरान एक खाली बस से उनकी टक्कर हुई। ये टक्कर कितनी भयावह रही होगी, कितनी जोरदार रही होगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस हादसे में अब तक 8 मजदूरों की मौत हो गई है और कई घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी बड़ा हादसा हुआ है। पंजाब से ही पैदल बिहार जा रहे मजदूरों को रोडवेज की बस ने कुचल दिया। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर पंजाब में मजदूरी करते थे और पैदल ही बिहार अपने घरों के लिए जा रहे थे, लेकिन मुजफ्फरनगर में रोडवेज की बस ने इन्हें कुचल दिया और हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में भी एक दर्दनाक हादसा। 6 मजदूरों की मौत तब जब वो हाईवे पर जा रहे थे मुजफ्फरनगर में, और इस दौरान पीछे से रोडवेज की एक बस तेजी से आई और उसने इन मजदूरों को कुचल दिया। 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। ये मजदूर पैदल पंजाब से बिहार जा रहे थे। आपको याद होगा कुछ ऐसा ही हादसा 7 मई को हुआ था, जब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल की पटरी पर सो रहे मजदूरों को मालगाड़ी ने कुचल दिया था। इसमें 16 मजदूरों की मौत हो गई थी। औरंगाबाद में भी सभी मजदूर पैदल ही अपने घरों को लौट रहे थे। यहाँ रेल की पटरी पर वो हादसे का शिकार हो गए और आज मुजफ्फरनगर में पैदल घर जा रहे मजदूरों को रोडवेज की बस ने कुचल दिया। 6 मजदूरों की मौत हो गई। गुना में 7 मजदूरों के हादसे में मौत हो गई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करने के लिए बुद्ध की मूर्तियों को भी मास्क पहनाए गए। वहां कोरोना वायरस के अब तक 3000 से ज्यादा मरीजों का पता चल चुका है और 50 से ज्यादा लोगों की इस बीमारी से मौत भी हो चुकी। और यही वजह रही कि लोगों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए मास्क पहनने पर जोर दिया गया। लोगों को जागरूक करने के लिए बुद्ध की मूर्तियों को भी मास्क पहनाए गए, क्योंकि वहां ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और बुद्ध के प्रति उनकी गहरी आस्था भी है। बड़ी मूर्तियों के साथ ही छोटी मूर्तियों के भी चेहरों पर मास्क दिखाई दिए। खबर है कि वहां की सरकार लोगों को राहत देने के लिए जल्द ही लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी छूट देने की तैयारी कर रही है। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए रेल सेवा शुरू होने के बाद आज पहली स्पेशल ट्रेन 1200 लोगों को लेकर जम्मू स्टेशन पहुंची। स्वास्थ्य विभाग और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से रेलवे स्टेशन पर आने वाले सभी लोगों के लिए अलग अलग जिलों के हिसाब से काउंटर बनाए गए थे। यहाँ मेडिकल जांच के बाद लोगों को उनके पैतृक जिलों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर से बाहर फंसे स्टूडेंट्स व अन्य लोगों को लेकर जम्मू में पहली ट्रेन पहुंच चुकी है। इस समय हम जम्मू रेलवे स्टेशन के ऊपर हैं, आप देख सकते हैं।
वहाँ से जो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अन्य लोग जो बाहर फंसे हुए थे, वो एक एक करके बाहर लाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस की टीमें यहाँ पर तैनात हैं। हर व्यक्ति के ज़िले के हिसाब से जहाँ पर काउंटर बनाए गए हैं, उनकी पूरी जांच पहले सैंपलिंग स्टेशन के ऊपर हो रही है और उसके बाद जो कर्मचारी यहाँ पर हैं वो सबको यहाँ पर नंबर वाइज बिठा रहे हैं और उसके बाद ही हर ज़िले के हिसाब से इन लोगों को अपने अपने ज़िले में भेजा जाएगा और वहाँ पर क्वारंटाइन किया जाएगा। उधमपुर में पहले श्रमिक ट्रेनें जो है पिछले 2 दिन से पहुँच रही हैं, लेकिन जम्मू में आज पहली ट्रेन जहाँ पर पहुँची है। अब देखिए प्रशासन ने किस तरह से पूरी व्यवस्था यहाँ पर की है। हर ज़िले के हिसाब से यहाँ पर बोर्ड लगाकर जो आने वाले यात्री हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बांटा गया है और हर ज़िले के हिसाब से सबको बिठाकर यहाँ पर जो प्रशासन और पुलिस की टीमें हैं वो जांच कर रही हैं। यहाँ पर मेडिकल जो विभाग की टीमें हैं वो पूरी जांच के बाद इन सभी लोगों को अपने अपने ज़िलों में भेजेंगी। कोरोना वायरस के चलते देश भर में इस समय जो हालात बने हुए थे, उसके बीच इन लोगों को वापस लाने के लिए जो केंद्र सरकार का एक कदम था कि हर राज्य के लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाए, तो उसी का प्रयास है कि पहली ट्रेन आज जम्मू पहुंची है, जिसमें लगभग 1200 के करीब लोग जो हैं वो जम्मू पहुंच चुके हैं। पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। मिशन वंदे भारत के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाना जारी है। मिशन के तहत अहमदाबाद में स्पेशल फ्लाइट से 177 भारतीयों को कुवैत से वापस लाया गया। यही नहीं, अमृतसर में भी दुबई से एयर इंडिया का एक विमान 178 भारतीयों को लेकर वापस लौटा। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में कुवैत से स्पेशल विमान के जरिए 234 भारतीय वापस लौटे हैं। इस तरह एक दिन में कुल 589 भारतीयों को वापस लाया गया है। देश भर में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने भी कोशिश तेज कर दी। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की मदद के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए अलग अलग राज्यों में फंसे लोग घर लौटने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बताया गया कि इस पोर्टल के लॉन्च होने के 2 घंटे के अंदर ही अपने गांवों को लौटने के लिए 2000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें करीब 50% लोगों को जम्मू कश्मीर सरकार ने घर लौटने की मंजूरी भी दी दी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार ने लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नियम का पालन नहीं करने पर एक एसडीएम का चालान कट गया। गाड़ियों की जांच करने के दौरान बालाघाट के किरनापुर में तैनात एसडीएम ने यह कार्रवाई की, क्योंकि एसडीएम ने नियम का पालन नहीं करते हुए अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा था। जिस एसडीएम पर यह कार्रवाई हुई वो लांजी में तैनात है। सड़क पर गाड़ियों की जांच कर रही किरनापुर के एसडीएम ने जब उन्हें बिना मास्क के देखा तो उनकी गाड़ी रुकवाई और उनका 50 रुपए का चालान काट दिया। सरकार का जो फैसला है, जो ऊपर से आदेश आए हैं कि मास्क नहीं लगाने पे 50 रुपए का जुर्माना है, तो वही आज वसूल कर रहे हैं और इसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में लाजपत नगर के अमर कॉलोनी थाने में कोरोना से जंग जीतकर लौटे 5 पुलिस वालों का सम्मान किया गया। ये पुलिस वाले ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आ गए थे, जो इलाज के बाद ठीक हो गए। और जब वो ड्यूटी पर लौटे तो उस थाने में तैनात सभी पुलिसकर्मियों ने उनका ढोल बजाकर जोरदार स्वागत किया। कोरोना से ठीक होकर लौटे पुलिस वालों ने जब थाने में एंट्री की तो वहां पहले से मौजूद पुलिस वालों ने एक एक कर उन्हें फूलों की माला पहनाई और उन पर फूल भी बरसाए गए। इतना ही नहीं, एक पुलिसकर्मी ने तो इन लोगों की आरती भी उतारी। साथ ही ड्यूटी पर लौटे इन पुलिस वालों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें गिफ्ट भी दिए गए। मुझे 3-4 दिन में ही काफ़ी फ़ायदा मिला। मेरे सीनियर ऑफिसर का बहुत अहम रोल रहा, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर और कॉल करके मुझे बार बार मोटिवेट किया। ड्यूटी पर लौटे इन पुलिस वालों ने भी हाथ जोड़कर इस स्वागत के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। बिहार के बक्सर में गाड़ी से अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस का दावा है कि गाड़ी कांग्रेस के सदर विधायक संजय तिवारी की है। पुलिस ने दावा किया कि कांग्रेस विधायक संजय तिवारी की गाड़ी से मिली शराब के मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। सूचना के आधार पे एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया जिसमें शराब की बरामदगी हुई है और वहाँ उसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और बाद में गाड़ी के बारे में जब छानबीन किया गया तो पता चला कि वो टाउन विधायक की गाड़ी है, तो एफआईआर दर्ज के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में केमिकल फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने मुआवजे के लिए जमकर हंगामा किया। जिस फैक्ट्री में ये मजदूर काम करता था उसके बाहर ये लोग जुट गए और मजदूर के शव को सड़क पर रखकर लोगों ने खूब हंगामा किया। कुछ महिलाएं तो ईंटों और डंडों से फैक्ट्री के मेन गेट को तोड़ती नजर आईं।
यहां तक कि वहां खड़े एक ट्रक के शीशे भी तोड़ दिए गए। हंगामे के दौरान इस मजदूर की मां का अपने बेटे को खोने के दुख में रो रो कर बुरा हाल हो गया। मुआवजे के लिए कई लोग तेजी से फैक्ट्री की तरफ बढ़ते दिखाई दिए, जिन्हें वहां मौजूद पुलिस वालों ने रोक लिया और समझाने की कोशिश की, लेकिन मजदूर के परिवार वाले उन्हें मुआवजा देने की मांग करते रहे। हमारी 4 बहनें हैं, उनकी शादी के लिए और हमारी मम्मी के लिए कुछ कर दिया जाए। हंगामा बढ़ने की जानकारी मिलने पर फैक्ट्री का मालिक जैसे ही वहां पहुंचा, तभी इन लोगों ने उसे पकड़ लिया। एक आदमी उसे मारने के लिए दौड़ा भी, लेकिन जैसे तैसे वो इन लोगों से बचकर वहां मौजूद पुलिस वालों तक पहुंच गया। इस बीच एसडीएम भी वहां पहुंचे, जिन्होंने काफी देर तक फैक्ट्री मालिक से बातचीत की। 2 लाख रुपए और 10,000 रुपए डोनेशन के फैक्ट्री ने अपने सेल्फ जो है उसको मानते हुए कि ये हमारी जिम्मेदारी है, उसको दिया है। साथ ही प्रशासन ने इन लोगों को सरकारी मदद का भी भरोसा दिया, जिसके बाद ये सभी शांत हुए और वहां से चले गए। महाराष्ट्र से मजदूरों को वापस लेकर आ रहे ट्रक को पुलिस ने वाराणसी में जांच के दौरान रोक दिया। इस ट्रक में कई मजदूर परिवार बैठे थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। ट्रक में सफर कर रहे सभी मजदूर परिवार नियमों की अनदेखी करते हुए एक साथ बैठे दिखे। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग जगहों के रहने वाले ये लोग पिछले 4 दिन से सफर कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि ट्रक में बैठे करीब 55 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। बताया हम लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं और हमारे द्वारा ये वाहन किराए पर लिया गया है, जिसमें हमारे द्वारा पैसे का भुगतान भी किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे पुलिस वाले भी लगातार इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई के शिवडी पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई मुरलीधर वाघमारे की भी कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से मरने वाले पुलिस वालों की संख्या 8 हो गई, जिनमें अकेले मुंबई में 5, जबकि सोलापुर, पुणे और नासिक में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है। जबकि पूरे राज्य में कोरोना की चपेट में आने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 1000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में 1000 से ज्यादा पुलिस वालों के कोरोना की चपेट में आने के बाद राज्य सरकार ने केंद्र से सुरक्षा बल भेजने की मांग की, जिसे मोदी सरकार ने हरी झंडी भी दे दी। पुलिस को थोड़ा आराम मिलना चाहिए, यानी 2000 केंद्रीय पुलिस, इसकी मांग राज्य शासन ने केंद्र शासन को की है। मध्य प्रदेश के मंडला में एक चेक पोस्ट पर तैनात नर्स अपने परिवार से 40 दिनों से दूर रहकर लोगों की स्क्रीनिंग में जुटी हुई है। दूसरे राज्यों से लौटने वाले मजदूरों की मेडिकल जांच में जुटी इस नर्स ने काम की वजह से अपनी 2 साल की बेटी से भी दूरी बना ली है। अपनी सारी परेशानियों की परवाह किए बिना ये नर्स लगातार अपने काम में जुटी हुई है। कई बार तो इसके पड़ोसी ही इसकी बच्ची की देखभाल करते हैं और घर लौटने पर भी ये दूर से ही अपनी बच्ची को देख पाती है। मेरी तो बहुत इच्छा होती है उसको खिलाने की, लेकिन वहाँ से आती हूँ तो थोड़ा मेरे को डर लगता है उसको खिलाने में। पास आने के लिए होती है, लेकिन दूर से ही उसको लार दो लार करके अभी अपना काम में पहले उसको महत्व दे रही हूँ। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक इमारत में आग लग जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा एक रिहायशी इलाके में हुआ, जहां कई इमारतें एक दूसरे के नजदीक बनी हुई। तभी एक इमारत की 3री मंजिल से आग की लपटें उठती नजर आईं। आग के साथ काफी धुआं उठता भी दिखाई दिया। तुरंत ही पूरे इलाके की बिजली काट दी गई और दमकल के कर्मचारी आग बुझाने के लिए पहुंच गए, लेकिन आग की तेज लपटों की वजह से हादसे वाली जगह तक पहुंचना मुश्किल हो गया, जिसके बाद वहां तक पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की मदद ली गई। दमकल के कर्मचारियों ने इमारत में फंसे लोगों को तुरंत बाहर निकाला। इसके अलावा हर कोने में लोगों की तलाश की गई ताकि कोई छूट न जाए। जल्द ही आग को बुझा लिया गया। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर बनने की अपील पर सेना प्रमुख MM नरवणे ने कहा कि सेना इस पर पूरी तरह से काम कर रही है। जो सेल्फ रिलायंस के लिए है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, इस पर हम हमेशा साथ देते आए हैं। और जहाँ तक इंडियन आर्मी का सवाल है, जो हमारे नए एक्विजिशन है, ऑर्डर्स है, वो 70 से 75% टोटल नंबर्स में और 70 से भी ज़्यादा % कॉस्ट में वो इंडियन कंपनीज़ को ही गए हैं। तो इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम आत्मनिर्भरता के ऊपर पूरा जोर दे रहे हैं और भी हम इसके ऊपर जोर देते रहेंगे ताकि हमें कोई भी चीज़ इंपोर्ट ना करनी पड़े। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या देश भर में सबसे ज्यादा है। राज्य में कोरोना के करीब 25,000 मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी नागपुर की एक सब्जी मंडी में खरीदारी करने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की।
और ये हालात तब हैं जब सरकार बोल बोल कर थक चुकी है कि कोरोना वायरस को सोशल डिस्टेंसिंग से ही हराया जा सकता है, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। यही वजह रही कि नागपुर की एक सब्जी मंडी में लॉकडाउन के दौरान खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। मंडी में सब्जी खरीदने आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, एक दूसरे के पास खड़े होकर चाय पीते और बात करते दिखे। हालांकि ज्यादातर लोग मुंह को मास्क और कपड़े की मदद से ढके नजर आए। मंडी में कुछ पुलिस वाले भी दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने भी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की कोशिश नहीं की। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी के हालात भी कुछ अलग नहीं दिखे। यहाँ भी सब्जी खरीदने आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी करते नजर आए। मंडी में पुलिस के जवान मुंह पर मास्क लगाए तैनात तो दिखे, लेकिन उन्होंने भी लोगों को एक दूसरे से दूर रखने की कोई कोशिश नहीं की। राजस्थान के पाली में एक फैक्ट्री में मजदूरी के मुद्दे पर मजदूरों ने बवाल कर दिया। बवाल की सूचना मिलते ही वहां फौरन पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद हंगामा कर रहे मजदूरों ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मजदूरों की तरफ से फेंके जा रहे पत्थरों से बचने के लिए पुलिस के लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, सिर पर पत्थर लगने से पुलिस का एक जवान बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे फौरन इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने मजदूरों पर लाठीचार्ज कर दिया। बाद में पुलिस ने हंगामा करने और पत्थरबाजी के आरोप में 25 से ज्यादा मजदूरों को हिरासत में ले लिया। बिहार के आरा में दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी का एक वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि मामूली विवाद के बाद दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए और सामने आए वीडियो में कुछ लोग फायरिंग करते दिखाई दिए। एक आदमी बंदूक जबकि दो लोग हाथों में पिस्तौल लेकर पहुंचे और दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग कर दी। एक लड़का पत्थर से भी हमला करता नजर आया। बताया गया कि गोलीबारी में एक आदमी बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे अस्पताल भिजवा दिया गया। होकर और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। इसमें कृषि और उससे जुड़ी सेवाओं पर राहत का ऐलान हो सकता है। कल वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर में राहत का ऐलान किया था और आज कृषि के साथ साथ जरूरी सेवाओं से जुड़ी सेक्टर्स पर राहत का ऐलान हो सकता है। निर्मला सीतारमण देश के वित्त मंत्री आज शाम 4 बजे फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कल उन्होंने 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करके उसमें तकरीबन 1 घंटे तक एमएसएमई सेक्टर को क्या क्या दिया जाएगा इसके बारे में बात की थी। और आज शाम ठीक 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी।